हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक की क्षितिज की चैप्टर नंबर 12 कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। और ये कविता कैदी और कोकिला भी उन्होंने अपनी एक जेल यात्रा के दौरान ही लिखी है। कवि जब जेल में थे तो बहुत ही ज़्यादा अकेले थे, निराश थे, दुखी थे। और उस वक्त आधी रात को जब एक कोयल अचानक उनकी जेल की दीवार पर बैठकर बोलने लगती है, तो उस कोयल को देखकर उनके मन में जो भाव आए, उन्होंने उस कोयल को देखकर जो उन्होंने सोचा, तो उन्होंने एक शानदार कविता के रूप में ये लिखा है। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो और तुम क्या गा रही हो आधी रात में, और गाते गाते चुप हो जाती हो और फिर तुम गाती हो। कोयल बोलो क्या लाती हो, संदेशा क्या है, क्या तुमने कोई संदेशा लाया है, या आज़ादी का तराने जो आज़ादी का तराना है क्या वो गा रही हो, या फिर जो गुलामी का दुख है वो व्यक्त कर रही हो। आखिर तुम क्या गा रही हो, क्या तुम किसी का संदेशा ला लेकर आई हो, कोयल बोलो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार किसको बोलते हैं, जो पॉकेट से पैसे चुराते हैं ना, पॉकेट मार जिसको बोलते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलीमा मई जगी क्यों आली। तो यहाँ पर जो दो लाइन है इसका मतलब ये है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। वो यहाँ क्या कहते हैं, ऊंची काली दीवार। अब जिस जेल में थे वो जेल की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती हैं, तो इसीलिए कवि कहते हैं कि ये जो ऊंची काली काली दीवार है उसके घेरे में ही कौन रहते हैं, जेल रहती है, जेल में कैदी रहते हैं। और उस जेल में कौन कौन रहते हैं, डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, बदमाश रहते हैं, है ना, लुटेरे रहते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो ये जेल है, इसकी ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर हर जगह अंधकार है, और वहाँ पर डाकू भी है, चोर भी है और लुटेरे भी साथ में रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी यहाँ पर तो हमें पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, और हर समय हमारे ऊपर जो अंग्रेजी सरकार के जो सिपाही हैं, अंग्रेजी सरकार की कड़ी निगरानी हम पर रहती है, और जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। यानी जो अंग्रेजी सेना है, जो अंग्रेजी सरकार है, उनका दिन रात स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के ऊपर कड़ा पहरा रहता है। राइट। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब जो अंग्रेज़ों की शासन है उसकी तुलना उन्होंने किससे की है, अंधकार से की है। तम मीन्स अंधकार, इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और जो चांद है वो भी निराश कर चला है, यानी कि जो चांद है वो भी अब नज़र नहीं आता, वो भी चला गया है, और इस वजह से जो रात है वो काली हो चुकी है। इस समय कलीमा मई जगी क्यों आली, और इसलिए कलीमा मई में किसे कहा गया है, कोयल को। तो कवि किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं कि और इस समय कोयल तुम क्यों जगी हुई हो और तुम क्यों गा रही हो। राइट, ओके। आगे लिखा है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम जिस तरह से चीख रही हो, तुम जिस तरीके से गा रही हो,
तो तुम्हारी चीख दर्द से भरी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे दिल में कोई गहरा वेदना है, कोई गहरा दर्द है, दर्द या वेदना है। कोयल बोलो कि क्या लूटा है, तुम्हें क्या दुख है? फिर कवि आगे कहते हैं कि कोयल, तुमसे किसने क्या लूटा है? क्या तुम्हारा कुछ लूट गया? बहुत मीठे स्वर में गाने वाली जो कोयल होती है वो तो बहुत मीठे स्वर में गाती है, इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा मीठी है, तुम तो मीठे स्वर में गाने वाली कोयल हो, लेकिन फिर भी इतना तुम्हारे स्वर में इतना दर्द क्यों है? राइट। इस कोयल बोलो। फिर आगे लिखा है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम पागल क्यों हो गई हो, तुम बावली क्यों हो गई हो, तुम तो कभी भी आधी रात को चिल्लाती नहीं हो, लेकिन आज तुम आधी रात को चिल्ला रही हो। कोयल बोलो तो क्या तुमने किसी जंगल की आग देख ली है? क्या किसी जंगल में आग लग गई है, या जंगल की आग को क्या तुमने देख लिया है? कोयल बोलो यानी कि क्या किसी जंगल में लगी हुई आग को देखकर तुम चिल्ला रही हो, जो तुम डर रही हो? कोयल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर रखूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का ये मतलब, ये भावार्थ है कि इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इन जंजीरों को नहीं देख रही हो? ये मेरे हाथों में जो जंजीरें पड़ी हैं, ये जंजीरें हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चरक छूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब इन पंक्तियों में मक्खनलाल चतुर्वेदी जी अपनी दिनचर्या के बारे में ये बताते हुए कहते हैं कि वो कहते हैं कि कोल्हू के चलने से जो आवाज़ आती है। अब कोल्हू किसे कहते हैं? आपने कोल्हू का बैल सुना होगा, यानी कि जो बैल हैं वो उनके गले में लकड़ियाँ रहती हैं और वो किसी जो तेल निकालने वाली जो जगह होती है उनके चारों ओर घूमते रहते हैं, जिससे कि तेल निकलती रहती है सरसों से। राइट, तो उसे कहते हैं कोल्हू। और वो कहते हैं कि कोल्हू के चलने से जो आवाज़ आती है, अब वही हमारी ज़िंदगी का गीत बन चुकी है ना। कोल्हू के चलने से जो आवाज़ जैसे आती है, चरक चरक की तरह आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो जो कोल्हू चलती है और उससे जो आवाज़ आती है वही अब वही हमारी ज़िंदगी का गीत बन गया है। आगे वो कहते हैं, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर तो छोटी छोटी गिट्टियाँ बनती हैं, तो इसलिए कवि कहते हैं कि उन गिट्टियों पर हमारे उंगलियों के निशान इस तरह से पड़ गए हैं, जैसे लगता है मानो हमने इन गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत लिख दिए हो। राइट। कवि आगे कहते हैं कि हम अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट मीन्स चमड़े का एक थैला होता है जिसे कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि हम अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट से पानी निकालकर ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं जो है वो धीरे धीरे खाली कर रहे हैं, है ना। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश को क्या अकड़ थी कि वो स्वतंत्र नहीं करेंगे भारत देश को, वो उनमें बहुत अकड़ थी, उनका शासन यहाँ चलता रहेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि शायद तुम दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही हो। वो कहते हैं कि शायद तुम दिन में इसलिए नहीं गाती हो कि कहीं तुम्हारी वेदना भरी जो चीख है सुनकर हमारा दिल करुणा से ना भर जाए या हम कमज़ोर ना हो जाएं, इसलिए तुम आधी रात में हमें ढाढ़स बंधाने आई हो। आगे वो लिखते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो।
अब कवि कोयल से पूछते हैं कि इस सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को भेद कर, यानी इस शांत समय में, शांत समय रात का समय शांत होता है, इसलिए वो कहते हैं कि सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को भेद कर तुम क्यों रो रही हो, है ना। यानी तुम्हारा इस समय बोलना इस शांत अंधेरी रात के सन्नाटे को भेद रहा है। कोयल, कहीं तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में अंग्रेजी जो शासन है उनके खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो। कोयल, बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोयल के कालेपन की तुलना उन्होंने जेल की दूसरी चीज़ों से कर रहे हैं। कोयल, जिस तरह तुम काली हो उसी तरह ये रात भी काली है। रजनी मीन्स रात, उसी तरह ये रात भी काली है, और साथ ही साथ जो अंग्रेजी शासन है उसके कामकाज भी काले हैं। करनी मीन्स कामकाज, उनके कामकाज भी काली है। काली लहर कल्पना काली, और उनकी जो सोच है वो भी काली है, कल्पना जो है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस कोठरी में बंद हूँ वो काल कोठरी भी काली। टोपी काली, कमली काली, यहाँ पर जो टोपी है और जो कंबल है, कमली मीन्स कंबल, तो यहाँ जो टोपी है वो और जो कंबल है वो भी काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मेरे हाथों पर पड़ी लोहे की जो जंजीर है वो भी काली है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहरे की हूँ कृति के ब्याले। अब जो वो जेल में थे वहाँ पर जो सिपाही थे तो वो तो हमेशा पहरे देते रहते थे, है ना। और उन पहरेदार की जो हुंकार है उनकी तुलना उन्होंने किससे की, सरपनी, काली सरपनी यानी काले सांप की फुंकार जैसे जेल के पहरेदार की हुंकार है। यानी हुंकार मीन्स आवाज़, राइट। वो भी मुझे गाली जैसी लग रही है। वो क्या कहते हैं कि इस अंधेरी काली रात में काली सरपनी यानी काला सांप की फुंकार जैसी जेल के पहरेदार की हुंकार यानी आवाज़ है वो भी मुझे गाली जैसी लग रही है। यानी बार बार पहरेदार की आवाज़ जो है कि जागते रहो, सुनकर उन्हें ये याद आता है कि वो कैद में है, राइट। आगे लिखते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर यानी जहाँ की हर चीज़ ही काली है वहाँ पर क्यों मरने के लिए आई हो। कोयल, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, तुम्हारे गीत बहुत चमकीले हैं, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, लेकिन तुम अपने उन चमकीले सुरीले गीतों को इस संकट रूपी जो सागर है उसमें क्यों तैरा रही हो, यानी यहाँ क्यों अपने सुरीले गीत गा रही हो। कोकिल बोलो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि तेरी और मेरी जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तुम्हें तो हरी हरी डालियाँ मिली हैं, तुम्हें हरियाली डालियाँ मिली हैं, तुम तो स्वतंत्र हो, मुझे नसीब कोठरी काली और मैं तो कैद हूँ, मुझे तो गुलाम बना लिया गया है, मैं तो कैद हूँ। और तेरा नभ भर में संचार, और तुम क्या करती हो, पूरे ही आसमान में उड़ती फिरती हो, सारा संसार तुम्हारा है, सारा नभ तुम्हारा है, मेरा 10 फुट का संसार, और मैं जिस कोठरी में रहता हूँ वो तो 10 फुट का है, और मैं 10 फुट के ही संसार में हूँ, तुम्हारे लिए तो पूरा नभ है, पूरा संसार है, और मैं इसी 10 फुट के कोठरी में जेल में बंद हूँ। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह।
कोयल जब तुम गाती हो तो सभी वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। और जीवन में तेरे मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा विषमताएं होने के बावजूद भी तू यहाँ आकर रणभेरी, रणभेरी मीन्स कि युद्ध की ललकार, है ना, उसकी बिगुल बजा रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि तुम्हारी इस पुकार पर, हुंकृति पर, पुकार पर मैं अपनी इस रचना, अपनी कृति यानी अपनी कविता में और क्या क्या लिखूं। कोकिल बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो फिर वो क्या कहते हैं कि मैं क्या क्या लिखूं, तुम्हारी इस पुकार पर अपनी कविता में कहो, मैं अपनी कविता में क्या क्या लिखूं। कोयल बोलो, तुम्हारी इस पुकार पर अपनी कविता, अपनी कृति में क्या लिखूं। कोयल बोलो, ताकि लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो जोश हो और देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें, यानी कि वो अपने देश को स्वतंत्र कराने में भाग ले सके। फिर कवि आगे कहते हैं कि मोहन के व्रत पर, मोहन कौन, मोहनदास करमचंद गांधी, वो कहते हैं कि मोहन के व्रत पर, यानी कि मोहन ने जो भारत माता को स्वतंत्र करने का व्रत लिया है ना, देश को आज़ाद करने का जो व्रत लिया है, जो प्रण लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूं, यानी अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसा जोश भर सकूं कि वो इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो जाए। जैसे अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी तरह शहीद होकर भी लोग अमर हो जाते हैं, है ना। कोकिल बोलो यानी कोयल बोलो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।